चलो। सो सॉरी बेटा, कल यस्टरडे क्या हुआ था कि मेरा नेटवर्क अचानक से चला गया था, तो इस कारण से मैं फिर से रिकनेक्ट नहीं हो पाया था। बट आई थिंक वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड स्टार्ट। ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सारे लोग गुड सही इवनिंग। का गुड इवनिंग सर। मजे से काम कर रहे हो? यस यस सर। स्क्रीन दिख रही है ना? यस Yes. सर। यस सर। ठीक है, तो कल वाला हम सेशंस को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। तो कल मैंने आपको क्या बोला था कि इस सेशंस में, इस क्वेश्चंस में करने के लिए आपको दिया था, राइट? लेकिन आपने मतलब एक बार फिर से ट्राई करना चाहोगे क्या इस क्वेश्चंस को? यस सर। ट्राई करो। जैसे मैंने आपको कल बता रहा था ना, जैसे एरो बना के हर एरो का मैग्नीट्यूड आपने नापा, फिर उस एरो का एडिशन करें। ठीक है ना? एरो का एडिशन मतलब उस वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन करेंगे उस पॉइंट पे। एक बार आप ट्राई करो। ठीक है। और ये 3 लेंथ है, ये वाली 1 सेकेंड आई थिंक, ये थिकनेस सही है ना? ये वाला थिकनेस, ये भी लगता है। एक बार आप ट्राई करो तब तक के लिए। Oh, sorry, shit. और मैंने पता है आपको, लास्ट टाइम में हम लोग क्या करते थे ना, हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते थे सर। याद करना, हर क्वेश्चंस में मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते थे। तो क्या करते थे, जो लास्ट में जो रिजल्टेंट एरो आता था उसके वैल्यू में हम जानते थे। यहाँ पे क्योंकि हमें नेट फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे, राइट? तो नेट फील्ड मतलब फील्ड कैसा क्वांटिटी है? फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा आपका किसी पॉइंट पे, तो इसका अर्थ आपको क्या पूछ रहा है वो? फील्ड इंटेंसिटी, नेट फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, राइट? तो उसको हम फील्ड इंटेंसिटी या फील्ड स्ट्रेंथ या उस ऐसे भी नहीं लिखते हैं, शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। इन दैट सेंस मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या? फील्ड मतलब रीजन, राइट? लेकिन क्योंकि क्वेश्चंस में हम जल्दी जल्दी में ऐसे भी कह देते हैं कि व्हाट इज द फील्ड एट दिस पॉइंट। ठीक है। जब हम स्पेस लेंगे तो फील्ड इन दैट स्पेस, समझ लो ऐसे। जब पॉइंट ले रहे हैं तो फील्ड एट दैट पॉइंट। तो जब मैं पॉइंट के बारे में बात करूंगा, फील्ड एट दैट पॉइंट क्या हो जाती है? एक सर्टेन वैल्यूज। अगर स्पेस का बारे में बात करूंगा तो क्या होगी? एक सेट आएगा मेरे पास, राइट? हर पॉइंट पे अपना अपना कुछ असाइंड वैल्यूज होगी। ठीक है। कोई आंसर आया कुछ किसी का भी? या आप टाइम लेना चाहते हो, या आप चाहते हो कि मैं करूं? टाइम अगर आप कर रहे हो तो बता दो कि टाइम से थोड़ा सा दे दो। सर आ दो। आ गया? क्या आंसर आ रहा है बेटा? हेलो, आपने कर लिया कि मैं कर दूं? सर आप कर लो। ठीक है, ठीक है। चलो, जिसने भी जहां तक ट्राई किया, अगर कोई ट्राई कर रहा है तो बताओ। अभी ट्राई कर रहा है क्या कोई? यार ट्राई तो करना चाहिए ना आप लोग को। ठीक है। ट्राई करोगे तभी तो आएगा क्वेश्चन। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी आप किस पे बात कर रहे हैं? पॉइंट पार्टिकल्स के ऊपर बात कर रहे हैं। और कैसा है? सिस्टम के कारण, राइट? अभी एक कोई एक जनरल पॉइंट नहीं है सिस्टम में। पॉइंट, सॉरी, पॉइंट सोर्स।
यानी हमारे पास सोर्स चार्ज एक नहीं है, बहुत सारे हैं, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो 3 है तो उनका कलेक्टिवली इफेक्ट हम ओ पे निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने जैसा कि आपको लास्ट क्लास में बताया था, क्या बताया था इस चीज को, मैंने बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, जैसे ईओ निकालेंगे, राइट। इसके कारण बताओ, आप एक को यार म्यूट करो अपने आप को, करो अनम्यूट, नहीं तो मैं अब बताओ, आप आओ खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, आपको हेल्प मिलेगा। कोई ट्राई नहीं करना चाहता है मेरे साथ? अरे मैं कभी डांटा हूँ क्या कि तुम लोग को, कि जो इतने डर रहे हो? बताओ, कोई ट्राई करना चाहेगा? जस्ट मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछते जाऊंगा, वो आप बताते जाओ। चलो कोई बात नहीं, मैं लेता हूँ। ठीक है, मीनाक्षी आप आओ, अनम्यूट करो अपने आप को। हेलो मीनाक्षी, हाँ, अनम्यूट कर लो अपने आप को। तो अब, यस सर। हाँ अब बताओ, अब मैं इसके कारण तो निकाल लिया, ठीक है, ये आया मेरे को एरो। इसके कारण, बी के कारण क्या आएगा फील्ड, बताओ यहाँ पे। बी के कारण क्या, मैंने आपको बोला था कि ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। जब आपके पास सोर्स चार्ज निगेटिव होता है तो कैसे हम, मैंने बोला था उसका एरो कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये लाइन जो ज्वाइनिंग देम है, ये उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो ऐसे होगा, सपोज करो ऐसे हो सकता है, ऐसे टाइप का, यस सर। इधर की ओर हो सकता है, या तो इधर की ओर होगा। बताओ कौन सा डायरेक्शन होगा? अगर निगेटिव चार्ज है बेटा, तो मैंने क्या बोला था कि निगेटिव चार्ज का फील्ड कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज याद करो, मैंने बोला था कि रेडियली पॉजिटिव आउटवर्ड, तो इनवर्ड होगा, राइट। रेडियली से इनवर्ड, आउटवर्ड। नहीं आउटवर्ड नहीं, पॉजिटिव का आउटवर्ड होता है ना। पॉजिटिव लोग क्या करते हैं, अपने तरफ सारे कुछ को देते हैं, किसी ना किसी को, कहीं पे भी जाएंगे तो कुछ ना कुछ देंगे। निगेटिव लोग क्या होंगे, हमेशा लेंगे। तो लेंगे मतलब कैसा, सर हमें, इनवर्ड। हाँ तो ऐसा बनाएंगे, और इसको क्या नाम देंगे, ई, बताओ। ओबी। राइट बेटा, क्यों, क्योंकि इसको कैसे रीड आउट करते हैं, ई मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू बी। बी। ठीक है, अब इसके यस बाद सर। ये वाला जो होगा, ये वाला इसका मैग्नीट्यूड लिख ले क्या, इसका यस वैल्यू सर। क्या होगा, के टाइम्स, और इन दोनों, ये इसका सोर्स चार्ज का, चार्ज का वैल्यू, तो मैं मैग्नीट्यूड सिर्फ लूंगा, क्यों, क्योंकि सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहा हूं। मैंने ऊपर क्या लगाया है क्या, वेक्टर साइन, वेक्टर साइन नहीं लगाया ना, वो तो मैंने डायरेक्शन पहले ही से मालूम कर लिया था, सिर्फ मैग्नीट्यूड मुझे जानना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस को छोड़ भी सकते हैं, सीधे लिख देंगे 25 क्यू बाई, ये बताओ डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा बताओ, बताओ। सर 4। नहीं बेटा, 4 कैसे होगा, डिस्टेंस क्या होता है, मैं एक मिनट, सर डिस्टेंस 5। 5 होगा, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं ना, इन दोनों के बीच का हमें चाहिए। कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, सारे कुछ क्या करता है, कहता है कि जब हम वेक्टर फॉर्म में कर रहे थे तो हम क्या कहते थे, किसी एक फ्रेम में बात करते थे, लेकिन जब हम एफवीडी आपको बोलते हैं बनाने के लिए, तो क्या करते हैं कि ऐसे मानने के लिए कहते हैं कि एक बार इसके साथ देखो, एक बार इसके साथ देखो। तो जब इसके साथ देखोगे तो इसका कितना सेपरेशन है इन दोनों के बीच, समझ रहे हो? तो इसके यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कैसे आएगा मालूम है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ओ बी सी, क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इसका एक लेग का लेंथ क्या है, 3 है, एक लेग लेग का लेंथ क्या है, 4 मीटर है। 4। तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, 5 मीटर का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर। तो ये क्या आ रहा है आपके पास, 25/25, दैट इज 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा के क्यू।
ठीक है, अब देखो इसके कारण मैं नापता हूं, अब बताओ इसके कारण क्या होगा। ये दूसरा वाला कैसा होगा बताओ, इसका फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सी के कारण जो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में होगा। सर इनवर्ड। इनवर्ड कैसे, ओसी लाइन पे एग्जिस्ट करेगा और किसकी तरफ, इलेक्ट्रो जो निगेटिव चार्ज है उसके तरफ होगा, राइट। यस सर। देखो ये होगा, राइट। और इसको क्या कहेंगे, ई सी, राइट। ओसी इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू सी, ठीक है। अब मैंने ये तीनों लिख दिया, अब ईओसी भी काउंट कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा, के क्यू कितना होगा 16, डायरेक्शन तो बना लिया, ठीक है। सेपरेशन इनके बीच में कितना है, 4 4 स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है के क्यू, 4 kq। ठीक है। अब मैंने आपको याद रखो कि क्या बताया था कि जनरली हमें क्या होता था कि हमें एक यहाँ से ट्रिक स्टार्ट करते थे, हमें रिजल्टेंट अब जानना है। अब तीनों वेक्टर्स यानी तीनों एरो के बारे में हमें मालूम चल गया। अब इन तीनों का समेशन होगा, वेक्टर समेशन, यानी इन एरो का समेशन होगा, ठीक है। इन एरो का समेशन के लिए हमने बहुत सारे चीज छोटे छोटे याद किए थे। क्या याद किए, जैसे कि अगर दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और वो कुछ एंगल थीटा बनाते हैं, तो उनके रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा किस पे लाई करेंगे। अगर ये दो वेक्टर हैं, अगर मैंने आपको बोला था कि याद करो ये दो वेक्टर है, ठीक है, और इनके मैग्नीट्यूड सेम है और इनके बीच में एंगल थीटा है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर किस पे लाई करेगा, याद करो। समथिंग विच इज थीटा बाई 2, थीटा बाई जो 2 है यानी जो एंगल बाइसेक्टर है उसके ऊपर लाई करेगा। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे बोला था मैंने निकालने के लिए, बताओ मीनाक्षी बेटा, ये चीज तो मैंने आपको करवाई थी ना, तो ये चीज भी आप याद नहीं रख रहे हो। अगर इसका मैग्नीट्यूड ए दे रखा है और इसका भी मैग्नीट्यूड ए है, तो रिजल्टेंट वाले का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सर 2 है। याद नहीं बेटा, याद नहीं है, वेक्टर एडिशन ऐसे नहीं होता है। रिजल्टेंट के लिए इसका स्क्वायर प्लस इसके वाले का स्क्वायर, क्योंकि वो दोनों सेम है, प्लस 2 टाइम्स ए बी, यानी ए बी भी सेम है तो ए स्क्वायर हो जाएगा कॉस थीटा। ये वाला याद है, मैग्नीट्यूड ऐसे तो निकालते थे। अगर दो वेक्टर दे रखा है उनके समेशन जब हम करते हैं, तो जो समेशन दो वेक्टर्स का करते हैं तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आता है, आपको अगर याद नहीं आ रहा है तो अब आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, तो आपने क्या पढ़ा था कि एक चीज पढ़ी थी कि अगर ये वेक्टर है, सपोज करो अगर हम इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग मानते हैं, वन सेकंड, ठीक है, एक सेकंड, अगर मैं यहाँ पे मान रहा हूं कि ये वेक्टर यहाँ पे आपको दे रखा है कोई बी वेक्टर, ठीक है, और यहाँ कोई दे रखा है आपको ए वेक्टर, ठीक है। हम पहले क्या करते हैं, अगर मान लो दो वेक्टर है, तो अभी जैसे मान लो कि हमने उसको ट्रांसलेट करके कैसे ले आए, टेल टू टेल पोजीशन में ले आए, राइट। दोनों का टेल कोइंसाइड कर रहा है। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बना है वो थीटा है। अब इन दोनों का वेक्टर एडिशन होगा, उस कारण से क्या होगा, थर्ड एरो बनेगा। तो मान लेते हैं कि इन दोनों के समेशन से जो बन रहा है वो थर्ड एरो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये कैसा लगता है, देखो ऐसे ऐसे होगा हमेशा, एक हमेशा पैरेललोग्राम बनाएगा ऐसा है, और ये पैरेललोग्राम का क्या होता है, देखो इस टाइप का पैरेललोग्राम, याद है पैरेललोग्राम रूल्स आपने पढ़ा था वहां पे। तो रिजल्टेंट वाले जो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आता है वो कैसे आता है, वो आता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab। कॉस थीटा, कॉस थीटा मत भूलना। ये आता है, किसका मैग्नीट्यूड होता है,
ये वेक्टर समेशन ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, ए और बी सेम होते हैं, तो बी की जगह क्या रखोगे, ए लिखोगे। तो वो उस चीजों में क्या बोला था कि मैंने कि ये वाले ट्रिक यूज करेंगे, यहाँ पे ऐसे होते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, जैसे हमेशा एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा, राइट। तो यहाँ पे देखो ये केस मैंने आपको बोला था, वो क्या हेल्प करता था, वो मैग्नीट्यूड निकाल देता था आराम से। अगर मैं चाहूं सेम चीज कर सकता हूं, लेकिन इससे क्या होगा कि मुझे रिजल्टेंट मतलब रिजल्ट जो वेक्टर्स, अब मान लो कि इसका मैं अगर करता हूं, इन दोनों का वेक्टर है, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड ये दोनों का सेम है कि नहीं, ई ओ बी का देखो और ई ओ सी का देखो, मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं, के क्यू आ रहा है कि नहीं, बोलो। Yes, sir. तो दोनों का सेम आ रहा है, तो इसका अर्थ क्या हो गया, चाहूं तो मैं बोल सकता हूं ना कि ये वेक्टर जो होगा वो कुछ ऐसा लाई करेगा, इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो ऐसे होगा, राइट, ऐसे लाई करेगा। और Yes, फिर sir. फिर इसके बाद इसके क्या करते थे, सबमिशन इसको लेते थे। लेकिन मैंने आपको बोला था कि कभी कभी चीजें कॉम्प्लिकेट कर देगा। ये देखो, ये एंगल के बारे में बता सकते हो क्या कि कितना एंगल है ये एंगल के बारे में बता सकते हो, याद करो, याद करो, मैंने मतलब आपको पहले कभी बताया गया होगा, ये जो होता है बहुत फेमस क्वेश्चन होते हैं ये वाले इस टाइप के। ये क्या करते हैं, ये इसका यूटिलाइज करते हैं, ये ट्रायंगल का। ये ट्रायंगल जब आपके पास हो, जहां पे एक साइड लेंथ 3 मीटर 3 यूनिट होगा, 3 मीटर हो, 3 सेंटीमीटर हो, 3 यूनिट में कह रहा हूं, दूसरा साइड 4 यूनिट होगा, तो जो हाइपोटेन्यूज होगा वो हमेशा 5 यूनिट होगा ही होगा। ठीक है, ये तो आपको मालूम है। लेकिन Yes, sir. इस एंगल के बारे में Yes, जानते sir. हो क्या, इस एंगल के बारे में, इस एंगल के बारे में चलो मैं बताता हूँ। ये एंगल कैसे निकालना है, अगर हमें साइड लेंथ दे रखा है तो इस एंगल को कैसे निकाल सकते हैं, बताओ। इस एंगल को कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड दे रखे हैं, तो एंगल कैसे निकालते हैं बताओ, ट्रिग्नोमेट्री से। आप कहते हो कि चलो ठीक है, मैं क्या कहता हूं कि मुझे एंगल निकालना है, तो आप कहोगे टैन थीटा लेता हूं। तो टैन थीटा इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा बताओ, टैन थीटा यहाँ पे क्या होगा, इस ट्रायंगल में टैन थीटा क्या होगा, थीटा ये एंगल है तो 3/4. 3/4। चलो, अब देखो आज के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कैलकुलेटर खोलो, इसको टैन इनवर्स 3/4 निकालो, क्या आ रहा है, टैन इनवर्स कभी निकाला है कैलकुलेटर के हेल्प से, No, sir. नहीं निकाला No, है। sir. अच्छा चलो कोई नहीं, No, sir. कोई बात नहीं, मैं निकालता हूँ, कैलकुलेटर भाई साहब को बुलाता हूँ और मैं कहता हूँ कि निकाल के बताए। देखो, ट्रिग्नोमेट्री में मैं जाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास, एक सेकेंड, यहाँ इनवर्स वाला है ना, टैन पे जाता हूँ, ठीक है। तो टैन वाला इनवर्स वाला है क्या, डिग्री, डिग्री में मुझे चाहिए आंसर। यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में टैन इनवर्स मॉड आ रहा है, टैन इनवर्स, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, यहाँ पे इसमें शायद से आना तो चाहिए साइंटिफिक, इसको फिल कर देता हूँ। तो साइंटिफिक में अगर आपके पास में साइन कॉस, सिर्फ कॉस लिखा हुआ है, अच्छा ये सिर्फ एंगल्स के लिए आ गया।
एक सेकेंड, इसमें नहीं आ रहा है, ये वाले में नहीं है, तो मैं आपको क्या कहता हूँ, ठीक है, आपको फोर इनवर्स फंक्शन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करने चलूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमने निकाला था, यहाँ पे बताओ क्या जाएंगे, आर्क टैन, यानी टैन इनवर्स, कितना वैल्यू है यहाँ पे, एक्स के अंदर क्या था, टैन एक्स है, तो एक्स का वैल्यू हम क्या रखेंगे यहाँ पे, 3/4। ठीक है, अब कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं, तो कितना आ रहा है यहाँ पे, 3/4, आपके पास tan इनवर्स 3/4, 3 लिखी, 3 का क्यों कर रहा है, एक सेकंड एक सेकंड, 3/4 आ रहा है आपको बेटा, देखना, ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, ये देखो, ये कितना आ रहा है, हेलो, Yes, sir. कितना आ रहा है, 36.8 ठीक है, 9 तो आज 8 से, ठीक है, अच्छा ठीक है, तो यहां से आज से हम याद कर लेंगे कि ये जो एंगल होता है थीटा, ठीक है, वो कितना होगा, 36 37 डिग्री मानेंगे, 37, ठीक है, 36.8 के पास आ रहा था, ऐसे आ रहा था, Yes, sir. देखो ये आ रहा था, कितना था, Yes, sir. 36.86, तो 37 मानेंगे इसको, तो आज Yes, से sir. हम ये याद रखेंगे, और ये वाला कितना हो जाएगा तब, ये वाला कितना हो जाएगा बताओ, ये वाला कितना हो जाएगा, जब ये 37 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कौन कितना होगा, अगर इसको अल्फा बोल रहे हैं तो, हाँ 53 डिग्री, राइट, इतना क्यों डर रहे हो तुम लोग, ठीक है, तो ये 53 डिग्री होगा, तो आज से हम लोग इसको चीजों को याद रखेंगे, ठीक है। तो अब देखो, मैंने आपको बोला था कि जनरली हम ऐसा क्या करते हैं कि हम इसको रिजॉल्व करके और निकाल लेते हैं एक में, चाहे तो इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन जब ऐसे एंगल हो 37 डिग्री, 53 डिग्री, ऐसे टाइप में, तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि फिर क्या होगा, अल्टीमेटली आपको कॉस थीटा भी वैल्यू लेना पड़ेगा ना, समझ रहे हो, अगर मैं 37 का हाफ करने चलता हूँ, ठीक है, 37 का हाफ कर देता हूँ, एंगल ले लेता हूँ, अब उसका मैं कॉस थीटा कहां से निकालूंगा, समझ रहे हो, तो इस सेंस में क्या हेल्प करता है, ये क्या करते हैं यहाँ पे, क्या करेंगे, कम, ये जो भी वेक्टर्स है उसको रिजॉल्व कर लेंगे एक्स और वाई में, ठीक है, तो अगर इस डायरेक्शन को हम एक्स लेते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन को हम एक्स ले रहे हैं, इस डायरेक्शन को, ठीक है, और इस डायरेक्शन को वाई लेते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन को वाई लेते हैं, ठीक है, तो अब बताओ ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ईओसी क्या होगा, ईओसी अगर हम लिखते हैं तो वेक्टर ईओसी क्या होगा, वेक्टर ईओसी क्या हो जाएगा आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ ईओसी यानी के क्यू, और यहां इस डायरेक्शन को हमने क्या लिया है, एक्स, पॉजिटिव एक्स लिया है, तो आई कैप, हुआ कि नहीं, Yes, sir. Yes, sir. ईओबी को अब चलो बताओ कैसे लिखेंगे, ईओबी को क्या लिख सकते हैं, एंगल ईओबी को कैसे लिखेंगे, ईओबी को लिख सकते हैं
कि इसका जो मैग्नीट्यूड है मुझे मालूम है। याद करो मैंने फ्री बॉडी डायग्राम में क्या बोला था कि मुझे मैग्नीट्यूड मालूम है और डायरेक्शन मालूम है, लेकिन अब क्या करना है कि अब इसका तो आई कैप है, इसका तो डायरेक्शन इस, जब हम सिंपल वाला फ्रेम ले लिया तो आई और जे मुझे है, अब इन दोनों के बीच में मुझे नहीं मालूम है कि वो डायरेक्शन को क्या होगा, कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे। तो ईओबी को अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो एक्स डायरेक्शन की तरफ क्या होगा, ईओबी कॉस थीटा होगा कि नहीं, ये वाला थीटा अगर एंगल है तो होगा कि नहीं, पहले ये बताओ। यस सर। तो क्या क्या सिर्फ ये ईओबी अगर मैं लिखता हूं, ठीक है, अगर मैं बोलूं ईओबी वेक्टर के साथ मैंने लिखा है, ठीक है, वेक्टर साइन के साथ लिखा हुआ है, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाले नहीं बात कर रहा हूं, तो जब इसके बारे में बात करूंगा तो क्या लिख दूंगा, ईओबी जो आपके पास आ रहा है के क्यू कॉस थीटा, कॉस 37 डिग्री। ठीक है, ये आई कैप, क्या इतना ही लिखना काफी है? क्या इतना ही लिखना काफी है क्या? बताओ, क्या ये आंसर सही है? ईओबी इज इक्वल टू के क्यू कॉस 37 डिग्री आई कैप। अच्छा ठीक है, देखो अगर मैंने बोला इस वेक्टर को अगर हमें कोई किसी फ्रेम में, अगर मान लो ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है, तो जब हम रिजॉल्व करते हैं, जब हम रिजॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि इस वेक्टर को क्या कर रहे हैं, इस वेक्टर जो अभी दे रखा है रेड कलर में, इसको हम दो वेक्टर में तोड़ दे रहे हैं। और क्या कहते हैं, ये जो वेक्टर कैसे बनेगा, इन दोनों के समेशन से बनेगा। तो ये वेक्टर जो रेड वाला है हमारे पास, जो ईओबी लिखा हुआ है, उसको क्या करना पड़ेगा, एक्स वाला तो हम निकाल लिए, जे वाला भी तो निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके दो समेशन के कारण वो वैसे प्रोड्यूस हो जाएगा। समझ रहे हो आप? यस अगर सर। अगर मुझे मान लो कि अगर मुझे अगर ऐसे मालूम रहता कि अगर मुझे ईओबी के बारे में अगर ऐसे पूछता ईओबी क्या है, तो मुझे अगर एक तो चीज इसका मैग्नीट्यूड मालूम है, अगर मान लो कि इसका मैग्नीट्यूड मालूम है, ईओबी अगर आपके पास रहता तो आपको इसके पास मैग्नीट्यूड मालूम है, आपने ईओबी निकाल रखा है, और आप क्या कह देते हो, डायरेक्शन क्या बोल दोगे, आर कैप ओबी। अब ये मुझे नहीं मालूम है, ये मुझे नहीं मालूम है ये कितना आएगा, हो सकता है 5 i कैप प्लस 2j कैप आ जाए। समझ रहे हो? या उसके हिसाब से आएगा डिवाइडेड बाई उसका कुछ ऐसा होगा कि यूनिट वेक्टर निकालते हैं ना, तो मैग्नीट्यूड भी 1 होता है। मैं आपको बोल रहा हूं कुछ भी आए, समझ रहे हो, कुछ भी आए आपके पास, लेकिन ऐसे आर वेक्टर हमें नहीं मालूम है। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, इसको बोल रहे हैं कि ठीक है आर वेक्टर नहीं मालूम है, तो इसको ऐसा कर लो कि इसको हम ऐसे कर लेते हैं, इसको हम ऐसे तुरंत रिजॉल्व कर लेते हैं। ईओबी जो एक्स कंपोनेंट है उसका आई कैप प्लस ईओबी का जो वाई कंपोनेंट है उसको जे कैप। चलो इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो हम इसका यूटिलाइज कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो हमने सिर्फ आई कैप का लिखा है, जे कैप का भी बाकी है ना। समझे आप बात? यस सर। तो जे कैप बताओ क्या लिखेंगे। अगर ये थीटा होता था और ये मान लो वेक्टर ए है, वेक्टर ए है, इसको इसके अबाउट रिजॉल्व कैसे करते थे, मैग्नीट्यूड ए का, ऊपर एरो नहीं लगा रहे हैं, कॉस थीटा आई कैप, इसको हो जाता था एक्स डायरेक्शन में, कैसा, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स डायरेक्शन, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए इन वाई डायरेक्शन कैसे लिखते थे, ए साइन थीटा जे कैप। याद है कि नहीं, ये चीज याद है कि नहीं? नहीं याद है तो याद कर लो आज से। ठीक है, तो ए साइन थीटा जे कैप हम लिखेंगे,
तो क्या ए साइन ए मतलब क्या हुआ, हमारा EOC है यहाँ पे हमारे पास वेक्टर कौन सा वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन थीटा साइन 37 डिग्री, तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब ए मतलब हमारे पास EOC क्या है, सॉरी EOB क्या है, KQ। और क्या लिखेंगे बताओ, साइन साइन 37 डिग्री ना, 53 मत लेना, यस 53 तो इस एंगल पे है ना। तो अगर हम यस वेक्टर को ऐसे रिजॉल्व करते, ये वाला अगर हमारे पास ये वाला वेक्टर रहता है, ये वाला वेक्टर, और इस लाइन के साथ देखो, इस लाइन के साथ हम क्या कह रहे हैं कि हम एक डायरेक्शन मान रहे हैं, उसको आई कैप मान रहे हैं। ठीक है, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, आप इसको भी लेके बना सकते हो, राइट। आप इसको अगर मान लो कि इसको आई कैप मान रहे हो, तो इसका हमेशा एक परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है, उसको हम क्या, दो पॉसिबल हो सकते हैं परपेंडिकुलर रेस, एक ऐसे वाले बनेंगे और एक ऐसे वाले बनेंगे। और कोई इस प्लेन में दूसरा परपेंडिकुलर बनेगा क्या इसके आई के, नहीं बनेगा ना। तो अब वाले यानी हमारे पास मालूम चल गया कि वाई डायरेक्शन भी फिक्स हो, वाई लाइन भी फिक्स हो जाता है जैसे ही हमने एक बार एक्स को मान लिया। तो क्योंकि वाई को कैसा होना पड़ेगा, हमेशा परपेंडिकुलर टू जो एक्स होगा। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है कि जनरली कि हम इस डायरेक्शन को जे ले कि इस डायरेक्शन को, मतलब इसको पॉजिटिव ले कि इसको पॉजिटिव ले। तो उसमें हम क्या कहते हैं, राइट हैंड थंब रूल टाइप का, बाद में आपको मालूम चलेगा कि जब आई जे के हम लोग लेते हैं तो ऐसे भी ले सकते हैं। ये चीज को मैं अभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, ये लिया आई, ये लिया जे, तो ये के लिया, ऐसे भी बना सकते हैं, इसको लिया आई, इसको लिया जे, और ये जो बाहर निकल रहा है उसके जगह अंदर जाने वाले को के मान लिया। समझ रहे हो। लेकिन ये सब क्या होते हैं, ये सिस्टम कैसे होते हैं, राइट हैंड रूल। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि जनरली हम कैसा लेते हैं, जनरली क्या करते हैं ना कि हम ऐसे सोचते हैं कि ये रहा एक्स एक्सिस, तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमें पॉजिटिव वाई मिल जाएगा। समझ रहे हो। तो अगर हमने जैसे इसको एक्स एक्सिस माना है, तो इसके क्या एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं कितना 90 डिग्री पे, तो इसको वाले को पॉजिटिव मान रहे हैं। ये कन्वेंशन है। तो इस वेक्टर को अब रिजॉल्व कर रहे हैं, तो इस वेक्टर को रिजॉल्व करके अगर y पे लाएंगे तो क्या होगा, के क्यू साइन 37 डिग्री। और कुछ और लिखना है क्या, बताओ। सर जे कैप सही, समझे आप, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, इसको भी हमने कर दिया, इसको भी हमने कर दिया। इसको मेरे को एक बार डिलीट कर, ये इरेज करने दो, ये वाला तो आपको मैंने समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, अब बताओ, अब आप तीसरा वाला बताओ, इसको क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे। नाउ अगर मैं पूछूं EOB OA सॉरी, इसको कैसे लिखोगे बताओ। आपको मालूम है ये मैग्नीट्यूड, देखो आपके पास दे रखा है, EOA लिख रखा है, बताओ क्या आएगा, बताओ। देखो तो सही, EOB कैसे है, कैसा लाइक कर रहा है, कैसे कहाँ पे है, कौन सा हमारा फ्रेम है। फ्रेम तो ऐसा है, ये देखो, अगर मैं इसको निकाल के लाऊं तो फ्रेम तो हमारे पास ऐसा है ना, देखो फ्रेम तो ऐसा है ना, फ्रेम हमारे पास एक्स और वाई वाला ऐसा है क्या, और ये पॉइंट है जिसपे हमको यहाँ पे, ठीक है, इसी को हमने ओरिजिन मान रखा है, इसी पॉइंट पे जहां पे निकाल रहे हैं उसी को ओरिजिन मान लिया है। अब ये देखो दूसरा EO, जो EOA है वो कैसे है, ऐसे है। तो बताओ इसका कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ये इसका मैग्नीट्यूड मुझे मालूम है और डायरेक्शन ऐसे मालूम है, तो इसको जब आई और जे कैप में कैसे लिखेंगे बताओ। इसको आपने क्या लिखा था बताओ, EOC को आपने क्या लिखा था, EOC क्या लिखा है, KQ I कैप लिखा है ना, क्यों लिखा आई कैप, क्योंकि वो पूरा की पूरी तरह उसी डायरेक्शन में है। तो ये पूरी का पूरा तरह किस डायरेक्शन में, माइनस डायरेक्शन वाला, माइनस वाई की तरफ जा रहा है, राइट। तो इसको यस क्या सर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 2KQ 2K माइनस जे कैप। यस सर
लिख देंगे। अब क्या हमें क्या होना, अब क्या बोल रहा है कि हमें ई ओ पे निकालना है। ठीक है, ई ओ पे निकालना है, क्या ई ओ पे फील्ड निकालना है ड्यू टू किसके कारण, सिस्टम के कारण। तो ये क्या लिखेंगे, क्या हम इसको लिख सकते हैं ई ओ ए प्लस ई ओ बी प्लस ई ओ सी, लिख सकते हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। Yes, sir. लिख सकते हैं, सबको ऐड कर दो आई वाले को। अब देखो cos 37 कैसे निकालेंगे ये बताओ। बताओ, मैंने आपको ट्रायंगल बताया, ये आपको क्या बोला कि ये ट्रायंगल याद रखना आप हमेशा। कैसे, ये क्या है, 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ठीक है, तो ये एंगल थीटा अगर हमें निकालना है, ठीक है। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ कि थीटा हमने निकाल लिया था, थीटा का वैल्यू अप्रोक्सली क्या आ रहा था, 37 डिग्री। अब मैं पूछ रहा हूँ कि cos 37 डिग्री कैसे निकालूंगा बताओ। cos थीटा क्या होता है, 1/sin θ। नहीं, 1/sec थीटा हो सकता है, साइन थीटा कहाँ से होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे देखो, आप याद करो cos थीटा जब हमने डिफाइन किया था, आपको क्या बोला था, इट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है जिसके साइड लेंथ दिए हुए हैं, अगर कोई एक एंगल के अबाउट, अगर हमें कोई भी एंगल हो, यहाँ थीटा दे रखा है, इसको अल्फा मान लेते हैं, तो अगर मैं बोलूंगा कॉस अल्फा कैसे निकालेंगे, तो यहां बोलोगे कि इस अल्फा के अबाउट हम डिफाइन करेंगे बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस कैसे निकालते हैं बताओ, इसमें बेस कौन सा होगा, अगर थीटा के अबाउट निकल रहे हैं तो बेस कौन सा होगा, 4 4 होगा। 4, ठीक है, तो 4 और हाइपोटेन्यूज क्या है, 5 तो क्या 5. आपका कॉस थीटा का वैल्यू आ गया कि नहीं आपके पास। Yes, sir. तो क्या आप इसमें सब्स्टिट्यूट करो पहले, तो क्या आ रहा है आपको, इसकी जगह क्या आ रहा है, यहाँ कॉस की जगह अगर मैं अब हटा दूं तो अब देखो, अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ cos 37 डिग्री, अब इसकी जगह क्या लिख दो, और sin 37 भी इरेज कर देता हूँ। अब आप sin 37 बताओगे मेरे को, cos cos का कितना है, cos 37 डिग्री कितना आ रहा है बताओ, 4/5. 4/5 आ रहा है। और ये साइन का बताओ क्या आएगा, ये आई कैप है यहाँ पे, साइन का बताओ क्या होगा। 3/5। 3/5. ठीक है, अब आपको देखो सबको मालूम है, लेकिन थोड़ा सा आपने क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस नहीं की, इस कारण से आप लोग कंफ्यूज हो, समझ रहे हो, अदरवाइज आपको सारा कुछ आइडिया है, बट क्वेश्चंस पे करते जाओगे ना बेटा तो कनेक्टिविटी मिलते जाएगी। ठीक है, अब देखो इन चीजों को हम सबको ऐड करते हैं, वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं, मतलब क्या कहते हैं, आई और जे क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्शन होते हैं, राइट। एक प्लेन में आई और जे क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्शन, यानी हर वेक्टर्स को हम इसी के दो समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, है कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं। अगर हम, मैं कोई भी इस प्लेन में, अगर इस फ्रेम में मान लेता हूं, इसको मैंने एक्स डायरेक्शन माना है, इसको वाई डायरेक्शन, यानी इससे एसोसिएटेड है, इसको आई कैप कहेंगे, और इस वाले से जे कैप कहेंगे। ठीक है, अगर मैं कोई भी वेक्टर यहाँ पे लिखूं, कैसा भी ड्रॉ करूं, क्या हम ऐसे इसको कर सकते हैं, क्या इसको तुरंत रिजॉल्व कर सकते हैं क्या, इस फॉर्मेट में और इस फॉर्मेट में, Yes, sir. यानी हम कैसा भी करें, कितना भी करें, अगर कोई फॉर्चुनेट है इसी लाइन पे पड़ जा रहा है तो 100% आई आता है, जैसा कि इस केस में हुआ, पूरा परसेंट जे आ गया, 0 आई है, इसको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 आई, लेकिन इसका अर्थ क्या है कि हम आई और जे के टर्म्स में ही लिख सकते हैं, मुझे थर्ड डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। इस प्लेन में अगर वो चीज एग्जिस्ट कर रही है तो इस प्लेन में सिर्फ, अगर स्पेस में एग्जिस्ट करेगी तो मुझे के भी लेना पड़ जाएगा। इसी के लिए हम क्या कहते हैं कि हर वेक्टर्स को जब हम लिखने की कोशिश करते हैं तो हमेशा आई और जे में लिख देते हैं। ठीक है, तुरंत उसको रिजॉल्व करते हैं, जो हमने दो इंडिपेंडेंट डायरेक्शन बनाए हैं आई और जे, उसी के अबाउट लिख देते हैं। ठीक है, तो यहां पे सारा एडिशन करो, बताओ कितना होगा,
जितना भी एडिशन होगा आई वाले का बताओ, इसका आई के क्यू, इसका आई कितना 4/k3, तो इसका एडिशन कितना हो जाएगा 9/, बताओ 5. 9/5। तो हमारे पास इसका ये जो समेशन करके आ रहा है, ये जो EOS आ रहा है, वो क्या आ रहा है 9/5, और इसका है क्या 0 है, 0 आई कैप इसमें लिख रखा है, तो 9/5 KQ आपका क्या आ गया आई कैप। अब जे कैप वाला करो, बताओ जे कैप का क्या आ रहा है। बताओ जे कैप तो आपके सामने दिख रहा है। So +7 KQ/5. +7 कहां से आएगा, देखो पहले वाले में जे का कोई कंट्रीब्यूशन है क्या, पहले वाले को मैं ऐसे No. लिख सकता हूँ 0J लिख देता हूँ, ठीक है। दूसरे वाले में है क्या, हाँ KQ/3/5। तीसरे वाले में यहाँ माइनस साइन लग रखा है, तो -2KQ जे कैप। तो अब देखो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, दोनों का ऐड करोगे तो कैसे लिखोगे, KQ अगर कॉमन ले लेते हो और जे डायरेक्शन भी कॉमन ले, सॉरी क्यू है यार, ये वाला क्यू है, ठीक है, KQ ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या आपने कॉमन ले लिया है, KQ और जे कैप को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहां से क्या आ रहा है 3/5, 3/5. और यहां से क्या आ रहा है, यहां से -2। इसको Yes, सॉल्व 2. करोगे तो क्या आ रहा है 7/5 माइनस में, यानी -7/5 KQ आ रहा है, जे कैप आ रहा है कि नहीं। तो Yes, sir. EOS जो होगा क्या होगा 9/5 KQ आई कैप -7/5 KQ जे कैप। KQ. समझ में आया, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। देखा आपने कैसे कैसे हमने किया, पहले वेक्टर्स को सारे को वैसे ही काम किया। पहले क्या कहा कि आपको कि देखते हैं पहले, ठीक है। हम लोग का पहले मेन माइंड में क्या रहेगा कि हमने, ठीक है, अगर मुझे फील्ड पूछ रहा हो या फोर्स पूछ रहा हो, ठीक है, आगे जाके पोटेंशियल भी आएगा टर्म, किसी पॉइंट पे पूछ रहा हो, किसी एन सिस्टम मतलब एन पार्टिकल सिस्टम के कारण कितना, वहां पे उस पॉइंट पे अगर कोई दूसरा पार्टिकल रखा है तो उसके ऊपर फोर्स, या कोई दूसरा पॉइंट किसी भी पॉइंट पे फील्ड, या उस पॉइंट पे पोटेंशियल, कुछ भी पूछ रहा हो, पहले हम ऐसे रीड करेंगे कि ठीक है, तो ठीक है ये मुझे वहां पे पूछ क्या रहा है। तो मान लो कि अभी आपसे पूछ रहा है फील्ड, तो ठीक है, हम क्या करेंगे कि अगर मुझसे पूछ रहा है तो ये क्या सिस्टम कैसे है, छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए। आगे आपको जाके क्या हो सकता है सिस्टम भी आ जाए, सिस्टम में कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी हो। अभी आपके पास क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है सिर्फ सिस्टम में, राइट। हो सकता है कि ऐसा वाला सिस्टम आपके पास आ जाए, अभी जैसे हम थोड़ी देर बात करेंगे, मतलब नेक्स्ट कुछ 1-2 क्लास बात करेंगे कि इस पॉइंट पे हमें फील्ड निकालने के लिए पूछे, और कह दे कि एक पूरा इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है जिसके ऊपर चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो दे रखा है वो कुछ दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट चार्ज ऐसे 2-3 पॉइंट चार्ज है। तो मैंने आपको क्या बोलूंगा, कैसे निकालोगे आप, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहना चाहता है कि अगर मुझे इसके ऊपर फील्ड निकालना है तो ऐसा मैं बिहेव करूंगा कि बाकी सारे चार्ज एब्सेंट हैं, सिर्फ वही प्रेजेंट है, और उसके कारण मैं उस पॉइंट पे फील्ड निकालता हूं। फिर मैं एक एक करके सब पे ऐसे ही करते जाऊंगा। पहले बार मैं इससे स्टार्ट करूंगा जिससे भी मन करे, फिर दूसरी बार इसको जब लूंगा तो ये अज्यूम करूंगा कि सिर्फ यही प्रेजेंट है, बाकी सब एब्सेंट है, और फिर वो निकालूंगा और सबका एरो बनाते जाऊंगा। ये वाला है तो मान लो ऐसा एरो बन रहा है, ये वाला है तो ऐसा एरो बन रहा है, ये वाला है तो मान लो कि ऐसा एरो बन रहा है, ठीक है। और तीनों का क्या करूंगा, वेक्टर एडिशन करने की कोशिश करूंगा। तो वेक्टर एडिशन में बस उस समय थोड़ा सा क्वेश्चन रखना है
कि क्या डिकम्पोज करके काम करें कि सीधे थीटा थीटा मतलब निकालते जाए। अगर दो वेक्टर अगर आपके पास ऐसे रहता, मान लो कि यहाँ पे अगर आपके पास वेक्टर ऐसे दिया रहता, ये है और ये है, 120 इनके बीच में है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मान लो कि इसका 2 है, 2 यूनिट, और इसका भी 2 यूनिट है, और ये दे रखा है इसके बीच में जो एंगल बाइसेक्टर है, ये तीसरा वेक्टर है, उसका भी मैग्नीट्यूड 2 है। तो बताओ इन तीनों वेक्टर का समेशन कितना होगा? बताओ। अरे मैंने आपको क्या बोला था कि ये दो वेक्टर दे रखे हैं, ये दो वेक्टर दे रखे हैं सेम मैग्नीट्यूड के, तो पहले इन दोनों का एडिशन निकाल लेता हूं। तो ये दो दो मैग्नीट्यूड के हैं, सेम मैग्नीट्यूड है, तो इसके एंगल बाइसेक्टर पे इसका क्या करेगा? रिजल्टेंट लाई करेगा। ठीक है, मैंने बोल दिया यहाँ पे लाई करेगा। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालूं? तो आपको बोला था कि अंडर रूट वाला फॉर्मूला लगा देना, इनका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी कितना, ए और बी दोनों 2 है, 24 हो जाएगा, यानी 2 स्क्वायर लिख लेते हैं। कॉस थीटा, थीटा क्या है? 120 डिग्री, तो 120 डिग्री क्या होता है? माइनस हाफ। तो क्या आ रहा था आपके पास? ऐसे आ रहा था कि अंडर, यानी इसका रिजल्टेंट का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, और फिर क्या है, इधर वाले का भी 2 है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इसका जब तीनों का एडिशन होके, तीनों का एडिशन के होके क्या आएगा? इस डायरेक्शन में जो है, जिस डायरेक्शन में, उसमें 4 मैग्नीट्यूड का। यही मैं आपको बोलता था करने के लिए, लेकिन वहां सिर्फ क्या होता था? मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कर रहे थे। अभी जब हमें वेक्टर पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब वेक्टर के बारे में पूछ रहा है तब तो मुझे सबको क्या करना पड़ेगा? रिजॉल्व करके निकालना पड़ेगा। तब मैं क्या करूंगा कि ठीक है भैया आप 60 ले लो, ये 30 डिग्री हो गया, फिर मैं इसको 60 इसको थीटा मानूंगा, तो इस वेक्टर का इसके डायरेक्शन में क्या होगा, कितना होगा वैल्यू? बताओ, अगर ये 2 है तो इस डायरेक्शन में क्या क्या वैल्यू होगा? 2 cos 60। यही तो मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूं, दो वेक्टर के बीच में एंगल है, ये एंगल दे रखा है, तो इस वेक्टर को रिजॉल्व करूंगा, इस वेक्टर को रिजॉल्व करूंगा इसके अबाउट, और इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगा उसके अबाउट। तो ये cos 60 डिग्री लेंगे तो ये कौन सा आएगा? इसके डायरेक्शन के अबाउट जो वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो आएगा। फिर साइन वाला लेंगे 2 sin 60 डिग्री, तो जो इसके परपेंडिकुलर है वो वाला वेक्टर कंपोनेंट आएगा, किसका? इस वाले वेक्टर का। और सबको क्या करते जाएंगे? सबको उसी लाइन के डायरेक्शन के अबाउट रिजॉल्व करेंगे, और लास्ट में क्या कर देंगे? सबको ऐड कर देंगे। Add. ठीक है, ये चीज समझ Yes, में आ sir. गया? Yes, sir. देखो, देखते हैं मेरा भी आंसर सही है कि नहीं। देखो, यही मैंने आपको बोला कि पहले तीनों वेक्टर का क्या है, सबका अपना अपना एरो निकाले। ठीक है, ये 37 डिग्री पे है, 37 डिग्री पे है, तो उसके बाद क्या कर रहे थे? यहाँ पे सबका रिजॉल्व करना स्टार्ट कर दिए, सबका वैल्यू ऐसे ही हम लोगों ने भी निकाला था, याद है? इसको हमने नोमेनक्लेचर में क्या रखा था? हम लोगों ने ऐसे लिख रहे थे, इसको EOA लिख रहे थे। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि जैसे हमने फोर्स के टर्म्स पढ़ा यही वहां पे भी पढ़ेंगे, तो याद रहेगा चीजों को। और फिर यही हमने निकाला था, देखो 2KQ, यही पीछे में लाए थे यहाँ वाले वैल्यूज। ठीक है, 2KQ KQ KQ, तो यही सारा कुछ आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया था? इसका वेक्टर देखो, इसको डिकम्पोज कर देंगे। अब ये सारे वेक्टर्स के फॉर्मेट में है, अब इसको रिजॉल्व कर देते हैं। रिजॉल्व करते तो देखो, ये 9/5 इसके एक्स के अबाउट आया था, -7 बाई ये आया था, तो यही हमारे पास नेट आंसर आया था। ठीक है, तो यह आंसर हमारा बी हो गया। कोई डाउट इसमें? No. No, sir. अब No, जब sir. भी क्वेश्चंस ऐसे आएंगे आप कर लेना प्लीज, अगर कोई भी डाउट आते हैं तो फिर से मुझे पूछ लेना। ठीक है, Yes, अब sir. चलो नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन sir. अगर एक करते हैं, फिर उसके बाद दूसरा। यहाँ पे अब जब फील्ड निकालना है आपको, कहाँ पे निकालना है? ओ पे। याद करो कि मैंने आपको कैसे बताया था कि अगर
हमारे पास किसी ने ऐसा लालच दे दिया कि मुझे ना निकलते बन रहा है ना सोचते बन रहा है, मुझे इसने बोल दिया कि रेगुलर हेक्सागोन है, वाह सही है। सेंटर पे फील्ड निकालना है, वाह ये भी सही है। सारे जो चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं सबके ऊपर सेम चार्ज, सेम टाइप ऑफ चार्ज है, और कितना वैल्यू है सबका, मैग्नीट्यूड क्यू है, सही है, मुझे यहां तक समझ में आ गया। बस इसने लास्ट में एक जाके दिक्कत कर दी, डी पे क्या कर दिया इसने, पॉइंट चार्ज, मतलब वो गायब कर दिया। अब बताओ यहाँ पे कैसे, मैंने आपको बोला था कि जब एक चार्ज गायब हो जाए एक वर्टिसेस से तो कैसे निकालते हैं, बताओ। बताओ मैंने क्या बोला था, बताओ, याद करो, फिर आपको मतलब ये चीजें इतनी जल्दी फिर भूल रहे हो, बताओ। पूरा मेहनत करना पड़ेगा ना बेटा। चलो कोई बात नहीं है, मैं फिर से बता देता हूँ, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। बट आप मेहनत करते रहना, ठीक है। ये चीज नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ तो इसको ग्रांटेड लेना, कि मैं हमेशा बताते जा रहा हूँ और मैं ग्रांटेड लेता हूँ और मैं कुछ सीखूंगा ही नहीं। तब इसके लिए फिर उसके बाद मुझे गुस्सा आएगा और फिर उसके बाद फिर ये सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो एक चीज मैंने आपको यहाँ पे, एक सेकेंड, अभी सारे बच्चे कहाँ चले गए, 5 ही बच्चे हैं बस, बाकी सारे भाग गए। ठीक है, मैं उनके पेरेंट्स से बात करता हूँ, क्योंकि आप लोग फिर ऐसे लोग सीरियसली लोगे नहीं फिर, तो फिर कैसे चलेगा। ठीक है। तो अगर आपके ऊपर 5 चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है, ये वाले जो आपके ऊपर क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी करवाया था, ठीक है। अब आपको ओ के ऊपर पूछ रहा है, तो याद है हमने ये अगर मैं बोलूं कि अगर यहाँ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता तो यहाँ पे ओ पे क्या फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, E at O due to the system of all charge particle, यहाँ क्या होता, बताओ क्या होता है। बताओ, याद करो, फिर भी एक बार ट्राई करो। मैंने बताया था ये क्या होता है, जीरो होता है। तभी तो मैंने बोला था कि देखो हो कैसे रहा है, ये पॉजिटिव, तो यहां से एरो देखो, इस डायरेक्शन में ये वाला बनाएगा फील्ड के लिए, इधर डी पे रहेगा तो क्या करेगा, इधर की ओर बनाएगा। क्या इन दोनों के बीच में सेपरेशन सेम है, क्या इन दोनों के बीच इसका सोर्स चार्ज का वैल्यू सेम है, इसका भी सोर्स चार्ज का वैल्यू सेम है, तो क्या दोनों सिर्फ इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन वाले वेक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है इसके अंश में, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, ये वाला जो प्रोड्यूस करेगा ये वाला कैंसिल कर देगा, ये वाला जो प्रोड्यूस करेगा ये वाला कैंसिल कर देगा। क्या नेट ई एट ओ ड्यू टू होल सिस्टम वो क्या हो, जीरो आ रहा है क्या, Yes, sir. ठीक है, जीरो आ रहा है। तो इसका अर्थ कि मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर सारे होते तो, लेकिन इसने एक गायब कर दिया, तो फिर उसको मैंने क्या बोला था कि चलो इसको देखते हैं ऐसे। देखो ये वाला अगर सिस्टम है, अगर मैं पूरा पॉजिटिव लेता हूं, ठीक है, और मैंने आपको बोला था कि अगर इस पे डी पे भी पॉजिटिव रख लेता हूं, ठीक है, और डी पे एक ऐसा सिस्टम बनाता हूं जहां पे बाकी सब पे वर्टिसेस पे खाली है, लेकिन सिर्फ डी पे क्या है, निगेटिव है, Negative. ठीक है, और इन दोनों को ओवरलैप करवाऊंगा तो कैसा लगेगा, देखो इसको यहां ले आया, इसको यहां ले आया, दोनों को ओवरलैप करवाऊंगा तो क्या हो गया, देखो डी पे चार्ज गायब हो गया क्या, क्योंकि Yes, पॉजिटिव sir. और निगेटिव क्या हो गया, मिलके उसको जीरो बना दिया, न्यूट्रल बना दिया। तो इनडायरेक्टली क्या हो गया, डी के ऊपर चार्ज कुछ नहीं है। तो यानी ये मैं बोलूं कि ये सिस्टम कैसे डिवाइड हो गया है, इस सिस्टम को मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों ये जो सिस्टम है वो इक्विवेलेंट है, किसके बराबर है, इन दो सिस्टम के समेशन के बराबर, यानी ये दोनों समेशन सिस्टम एक साथ ओवरलैप करके सेम टाइम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं बोलूं, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव भी होगा, ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि ये सिस्टम भी हो और साथ में ये भी सिस्टम हो, यहां पे निगेटिव होगा, ठीक है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, ओवरलैप करके वापस कैसे सिस्टम बना दे रहे हैं,
वापस कैसा सिस्टम बना दे रहे जैसा मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। दिया हुआ था। तो यहां से अब बेनिफिट क्या होगा कि अगर हम इस सिस्टम के कारण अगर ओ पे निकाले, ये जो सेंटर है ओ पे, तो यहाँ पे ओ पे क्या आएगा इस सिस्टम के कारण, इस सिस्टम के कारण अगर मैं बोलूं ई एट ओ ड्यू टू इसको एस डैश मानता हूं और इसको एस मानता हूं, तो एस डैश के कारण क्या आएगा 0 0, और इसके कारण क्या आएगा बताओ, इसके कारण क्या आएगा 1 अरे 1 नहीं, निकाल लेते हैं, ये तो एक निगेटिव पार्टिकल है ना, निगेटिव पार्टिकल क्या निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे बताओ, कैसे निकालेंगे, इसको लाइन ज्वाइनिंग करवाएंगे बताओ, और हमेशा यहाँ पे फील्ड किस डायरेक्शन में होगी अगर ये निगेटिव चार्ज है तो बताओ। अगर ये माइनस क्यू है तो अगर ओ पे मुझे फील्ड निकालना है तो ड्यू टू डी, जो डी जो है सोर्स चार्ज बना हुआ है, उस कारण से ओ पे क्या फील्ड कैसे प्रोड्यूस कर रहा होगा, उसका कैसे पहले एरो कैसे ड्रॉ करेंगे बताओ। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर ये निगेटिव चार्ज है, माइनस क्यू है, अगर यहाँ पे मैं पूछूं फील्ड निकालना है मान लो इस पॉइंट ओ पे, तो कैसे करते हैं, इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अब निगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स इटसेल्फ ड्रॉ कर देते हैं, क्यों, क्योंकि मैं कहता हूं कि वो हमेशा अपनी तरफ ही लेता है सब कुछ, फील्ड को क्या कर रहा है अपनी तरफ घुसा ले रहा है। अगर यही पॉजिटिव रहता तो क्या हो जाता है, अगर ये पॉजिटिव होता तो इस पॉइंट से अगर मैं इस पॉइंट मतलब ये सॉरी पॉजिटिव सोर्स चार्ज है आपके पास, ठीक है, और किसी पॉइंट पे हम पूछ रहे हैं मान लो ओ प्राइम है, इसके ऊपर अबाउट अगर मैं पूछ रहा हूँ कि फील्ड निकालना है तो पहले आप कैसे करोगे बताओ, इसको ज्वाइन करोगे और यहाँ पे बताओ डायरेक्शन कैसे दोगे, एरो बनाओगे तो अवे फ्रॉम इट, ठीक है। तो पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, ये देखो पॉजिटिव होगा तो अवे लग रहा है कि जो पॉइंट सोर्स चार्ज है उसके से दूर भाग रहा है, और निगेटिव चार्ज होगा तो लगेगा कि उसी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या आप निकाल लोगे तुरंत, तो क्या हम अगर बोले कि ई एट ओ ड्यू टू इसको अगर मैं बोलूं जो सिस्टम जो हमें रियल सिस्टम दिया हुआ है एस डबल प्राइम बोलूं, तो एस डबल डैश के कारण जो 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 एस डबल डैश जो सिस्टम है उस कारण से ओ पे जो फील्ड है वो किसके बराबर होगा, ई ड्यू टू ओ एस प्लस ई एट ओ ड्यू टू एस डैश, यानी इसके कारण और इसके कारण जो आ रहा है उन दोनों का सम्मेशन ही होगा, क्योंकि हमारे पास जो सिस्टम बन रहा है क्या उन दोनों का सम्मेशन ही तो है, ओवरलैपिंग ही तो है, ठीक है। तो बताओ ये क्या आएगा, ईओएस क्या आएगा बताओ, ईओएस छोड़ दो अभी, अभी इसके लिए डायरेक्शन वाला एरो बना लिए हैं, ठीक है, हम डायरेक्शन से अभी नहीं जा रहे हैं, सिर्फ एरो बना लिए हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके तरफ डायरेक्शन क्या बोलेंगे, डी के तरफ, ओ से डी, या जो पॉइंट है पॉइंट ओ डी जो ज्वाइन कर रहा है ओडी पे ही एग्जिस्ट करेगा वो एरो, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा डी के तरफ, और मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ, ईओएस क्या मैग्नीट्यूड होगा बताओ, याद करो कि समेशन आपको जो क्वेश्चन दिया रहता था मैंने आपको बोला था रेगुलर हेक्सागोन हो रेगुलर पॉलीगॉन हो या कोई भी हो उसमें साइड लेंथ दिया रहता है, लेकिन याद करो कि मैंने आपको बोला था कि ये चीज निकलवाई थी, ये भी ए आ रही थी रेगुलर हेक्सागोन में, साइड लेंथ और ये सब ए आ रहे थे कि नहीं, यस सर। ठीक है। तो यानी इनके बीच में सेपरेशन क्या हो गया ए, तो हम क्या लिख सकते हैं के क्यू ए स्क्वायर, और डायरेक्शन कैसा हो गया इस डायरेक्शन में
तो क्या मैं अब देखो सीधे E एट O ड्यू टू द रियल सिस्टम यानी S डबल डैश, वो क्या होगा, EOS के कारण क्या है 0, इसके कारण क्या आ रहा है KQ, एक अपॉन ए स्क्वायर। और कोई डायरेक्शन है, मान लो इसको बोल देते हैं डायरेक्शन, एक इसको R कैप मान लेते हैं, ठीक है, ये आता है। तो मैग्नीट्यूड की अगर सिर्फ बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या यही रह जाएगा क्या, KQ वाला, KQ बाई ए स्क्वायर। अब देखो ये क्यों आसान पड़ा, अगर आप इसी सिस्टम को अगर एनालाइज करते हैं तो आप कहते कि इस सिस्टम को हम ऐसे नहीं सोचेंगे कि ऐसे ऐसे बटा हुआ है। आप कहते क्या करते, अगर मैं आपको ऐसे बोलता निकालने के लिए ओ पे फील्ड, तो आप क्या करते, हर चार्ज को इंडिविजुअली सोर्स चार्ज मानते हुए बाकी सबको एब्सेंट मानते हुए वैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाते ना आप। यानी आप ई के कारण क्या बोलते कि यहाँ पे फील्ड ये बन रहा है, इसके कारण एफ के कारण फील्ड क्या बन रहा है, ऐसा बन रहा है, ए के कारण ऐसा बन रहा है, बी के कारण ऐसा बन रहा है, डी के कारण ऐसा बन रहा है। क्या आप बोलते सबका एडिशन करते कितना टाइम कंज्यूम होता, होता कि नहीं? यस सर। आपको 2 मिनट में आंसर आ गया क्या? यस सर। ठीक है, तो दोनों तरीके से हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा, देखो इसके कारण 0 आ रहा है और इसके कारण क्या आ रहा है, वो आ रहा है, ये देखो इसके कारण क्या आ रहा है, ये ओडी के मतलब डायरेक्शन आप देख रहे हो, मतलब डायरेक्शन ओडी के अबाउट, ओडी लेकिन कैसा, टुवर्ड्स डी बना हुआ। तो उसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो क्या आ रहा है, के क्यू स्क्वायर, के क्यू बाई ए स्क्वायर। तो ये 2 मिनट में हमने निकाल लिया। अगर आपके पास नहीं होता तो क्या करते, सबके साथ ऐसे ऐसे बना के जाते हैं, जैसा कि हम लोग करते रहे कि सिस्टम में कितने सारे सब सिस्टम एग्जिस्ट कर रहे हैं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। सब सिस्टम मतलब सब सिस्टम आपके पास कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, अगर अभी से मैं बात करूं तो, और पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई स्फीयर रखा हुआ होगा और कोई एक पॉइंट पार्टिकल बहुत दूर पे रखा होगा, सच दैट किसका इंडक्टिव इफेक्ट इसके ऊपर नहीं लगेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हमें फील्ड निकालना हो तो क्या करेंगे बताओ, ये वाला अगर यहाँ पे रखा हुआ है एक पॉइंट चार्ज और ये एक स्फीयर रखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर हमें पॉइंट ई इस पॉइंट पे मान लो इसको ओ बोलते हैं, तो ई ड्यू टू ई एट ओ ड्यू टू दिस सिस्टम, तो क्या करते, क्या आप कैसे निकालना स्टार्ट करते, इंडिविजुअली सबको एक एक करके ट्रीट करते ऐसे कि बाकी एब्सेंट है, ये वो सोचते कि ये सब है ही नहीं, सिर्फ यही एग्जिस्ट कर रहा है और ये पॉइंट एग्जिस्ट कर रही है जहां पे मुझे निकालना है। फिर इसके कारण इसको सोर्स चार्ज करते हुए मानते, अगर ये पॉजिटिव होता तो इसको जो लाइन ज्वाइन करती है उसको रेडियली आउटवर्ड एक ये एरो बनाते, इसके कारण मान लो कि कुछ भी आता ये एरो बनाते, फिर उन दोनों का एडिशन करते और फिर आंसर निकालते, यही करते ना, सर। ठीक है। तो यस इसका अर्थ कि मैंने आपको क्या बोला कि सिस्टम के कारण, पूरे सिस्टम में जितने भी पार्टिकल हो, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, अभी तक हमने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ा है लेकिन अब आने वाला है, तो इसका अर्थ क्या होता है कि अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी हो, कैसा भी हो, कुछ भी हो, सबके कारण सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि ऐसा कहता है कि आप दो इंडिविजुअल, आप जो है ना, आप एग्जिस्ट कर रहे हो, जैसे कि अगर मान लो कि आप ही दो सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे हो, बाकी सारे सिस्टम में गायब हो चुके हैं, और जो चीज लाए हो वो चीज को बना दो, फिर आप इस सिस्टम से दूसरे ये सोर्स चार्ज से मूव करके दूसरे सोर्स चार्ज पे जाते हैं, फिर क्या कहते हैं कि ऐसा फील कर रहा हूं कि सिर्फ आप और ये पॉइंट ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, बाकी सब गायब हो गए। और फिर लेकिन आप फिर लास्ट में कहोगे कि ठीक है ये सब तो हमने इंडिविजुअली कार्ड निकाल दिया, और इंडिविजुअली क्या होता है, इंडिविजुअल जो वेक्टर्स आते हैं वो क्या प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी सारे एक दूसरे के वेक्टर एडिशन हो जाएंगे और वो उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, नेट फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या हो गया, इसको अगर पूरे ढंग से बोले तो क्या बोलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट ड्यू टू दिस, ड्यू टू होल सिस्टम, ना कि ड्यू टू एनी पार्टिकल ओनली। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है,
तो यहां से अगर हम देखेंगे, देखो ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब जो हम आगे चलेंगे तो अब हमारा अगला जो होगा कि अब देखो फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक आपको क्या मैंने बोलता था कि हाँ इस पॉइंट के कारण, इस पॉइंट के कारण, इस पॉइंट के कारण, लेकिन अब हमारे पास पॉइंट नहीं रहेगा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रहेंगे। यानी जो चार्ज है वो किसी एक पॉइंट पे एसोसिएटेड नहीं रहेगा, वो हर एक एक स्पेस में एग्जिस्ट करेगा। यानी अगर मैं बोलूंगा तो ये बोलूंगा कि ऐसे रहेगा, सपोज करो आर्बिट्री शेप का है, तो अगर मैंने कोई एक फ्रेम बनाया, कोई एक फ्रेम में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं किसमें एक फ्रेम है, इस फ्रेम में ये सोर्स चार्ज है, ये देखो ये फ्रेम एक लिया हमने, इसको x माना, इसको y माना, ये एक सोर्स चार्ज है तो इसको S1 कहेंगे, ये एक पॉइंट चार्ज है इसको S2 कहेंगे, ये एक तीसरा है इसको S3 कहेंगे, ठीक है। अब इस पॉइंट पे अगर हमें फील्ड निकालने के लिए बोल दिया जाए तो क्या करेंगे, अगर मान लो O पे, तो O पे अगर मैं को बोल दे कि फील्ड एट O ड्यू टू होल सिस्टम, ये पूरा सिस्टम के कारण, इसके कारण, इसके कारण और इसके कारण, समझ रहे हो, ये जो Yes, चार्ज है, sir. ये चार्ज और ये चार्ज और इसके कारण, ठीक है। तो अगर मुझे निकालने के लिए बोले, तो अगर ऐसे का रहेगा, तो अगर मैं पूछे कि ये पूरा सिस्टम के कारण कितना आ रहा है तो क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे बताओ, बताओ, तब से मैं यही बता रहा हूँ। सर ऐड करेंगे। हाँ, इंडिविजुअली सबको निकालेंगे, एक एक करके सबको निकालेंगे, सबको एक एक पेयर करके बनाते जाएंगे, ये पॉइंट और ये सिस्टम वन, ये पॉइंट सिस्टम, मतलब सॉरी ये पॉइंट एस सिस्टम नहीं है यहाँ पे, S1 मतलब सोर्स चार्ज वन, तो ये पॉइंट पे सोर्स चार्ज वन कैसे बिहेव करके बना रहा है, फिर इसको बाकी सोर्स चार्ज टू और थ्री को मानेंगे कि एब्सेंट है, ठीक है। फिर वैसे ही करके S2 पे चले जाएंगे, S2 के कारण कितना उस पर फील्ड क्रिएट हो रहा है O पे, बाकी इसको ऐसे अज्यूम करेंगे कि वो एब्सेंट हो गए हैं, और उसके बाद थर्ड पे चले जाएंगे। ऐसे जितने भी सिस्टम के अंदर पार्टिकल हैं सबको एक एक करके ऐसे बनाते जाएंगे और सबका एडिशन ले लेंगे, ठीक है। तो अब Yes, sir. हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा फील्ड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अभी तक आपको एक बात समझ में आती थी कि आपने पढ़ा था मास डेंसिटी का नाम सुना था, मास डेंसिटी क्या होता है बताओ, मास डेंसिटी अगर इस सिस्टम का मास m है और इसका वॉल्यूम v है, तो इस सिस्टम का मास डेंसिटी क्या होगा, बताओ, बताओ, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर सिस्टम का मास m है, उस सिस्टम का वॉल्यूम v है, तो उसके मास डेंसिटी, अच्छा ठीक है आप इससे कंफ्यूज हो रहे हो, उसके आगे मैं मास डेंसिटी बोल रहा हूं, तो डेंसिटी क्या होगा आप बताओ, उस सिस्टम का डेंसिटी क्या होगा बताओ, अगर आपके पास एक ब्रिक दिया हुआ है, एक ईंटा है, ठीक है, एक ब्रिक दिया हुआ है, सपोज कीजिए कि आपके पास एक ब्रिक दिया हुआ है, ये वाला, इसका अगर मान लेते हैं कि वॉल्यूम वॉल्यूम 2 यूनिट है और इसका मास 2 kg है, 2 यूनिट की जगह 2 मीटर क्यूब मान लो अभी, ठीक है, मास आपके पास 2 kg है, तो इसका डेंसिटी क्या होगा बताओ, इस ब्रिक का डेंसिटी क्या होगा,
सर 2 kg अपॉन 2 मीटर क्यूब। यही होगा। तो यानी हम क्या बोल रहे थे, मास डेंसिटी, यानी हम मास बाय इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे थे, राइट। तो वहां बोल रहे, आपने बोला 2 kg डिवाइडेड बाय 2 मीटर क्यूब, यानी इसका बोल दोगे 1 SI यूनिट में जो भी आए केजी पर मीटर क्यूब, ऐसा कह दोगे, राइट। अब यस मैं सर। आपको दूसरा टर्म बताने जा रहा हूं उसी की तरह से, इसको कहेंगे चार्ज डेंसिटी। बताओ चार्ज डेंसिटी अब कैसा होना चाहिए, कैसा लग रहा है आपको, इन कैसा लगेगा, कैसा होना चाहिए उसका फॉर्मूला। अगर मैं बोलूं क्यू सिस्टम का, इसको मान लेते हैं कि इसको चार्ज डेंसिटी है, तो इसको मान लेते हैं कि अच्छा अभी इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन में सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बताओ क्या होना चाहिए, अब होना चाहिए कि उस सिस्टम के ऊपर कितना चार्ज है, टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम बाय डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। तो ये क्या हो गया, चार्ज डेंसिटी। अब लेकिन इसके ऊपर एक और चीज बातें होंगी। आपने मास डेंसिटी में भी और चार्ज डेंसिटी, मास डेंसिटी में भी आपने देखा था कि जब डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर हो, जब हमारे पास सिस्टम सिर्फ लाइन पे ही पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, तो उस सेंस में कब वैसे मास डेंसिटी को क्या कहते हैं, लीनियर मास डेंसिटी। जब सिर्फ सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन हो हमारा, यानी हमारे पास कोई एक प्लेन, जैसे प्लेट है, एकदम थिन प्लेट, इतना थिन कि उसको अज्यूम कर सकते हैं कि प्लेन की तरह बिहेव कर रहा है। तो उस सेंस में अगर उसका मास निकालते हैं और उसका एरिया दे रखा है, तो उसको अगर हम निकालते हैं मास बाय एरिया, तो ये क्या कहते हैं, सरफेस मास डेंसिटी। हमने ब्रिक में लिया, ब्रिक में नीचे कौन सा डिवाइड किया था, वॉल्यूम से डिवाइड किया था, तो इसको क्या कहेंगे, वॉल्यूम मास डेंसिटी। ठीक है, तो अब देखो ये 3 टर्म आ रहा है। पहला बात, इसके जगह क्या क्या हो सकता, ये 3 टर्म आ रहे हैं, सॉरी 2 टर्म फिक्स हैं और तीसरा ऐसा सेम है, डेंसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या आ सकते हैं, पहला वे जगह पे क्या क्या आ सकते हैं, इसके जगह हम लिख सकते हैं लीनियर या सरफेस या वॉल्यूम। और ये किस पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर स्फेरिकल होगा तो क्या स्फेरिकल में क्या वॉल्यूम, एक है ना वॉल्यूम वाला ऑब्जेक्ट है ना, कैसे ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कुछ वॉल्यूम है। ठीक है, तो उस टाइप से डिपेंड करेगा कि किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है। दूसरा क्या हो रहा है, किस टाइप से चीजों को पूछा जा रहा है। अगर मास भी हो सकता है तो मास डेंसिटी हो सकता है ये, उसके बाद अगर चार्ज है तो चार्ज डेंसिटी होगा क्यू पे अगर बात करें तो। ठीक है, तो आज से हम ऐसे याद करेंगे, इसका बहुत सारा नाम हो सकता है। डेंसिटी मतलब ऐसे भी हो सकता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जैसे कि एक रॉड के टर्म में दिया रहेगा, एक रॉड है यानी चार्ज क्या है, सिर्फ एक लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। तो इस सेंस में क्या कहेंगे, लीनियर। किसके बारे में बात कर रहे हैं, चार्ज के बारे में। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ अ रॉड। समझ में आया बेटा आपको। यस सर। अगर मान लो एक प्लेन है तो क्या बोलेंगे, इसके ऊपर चार्ज है पूरा, तो क्या बोलेंगे बताओ, क्या बोलेंगे बताओ। तो प्लेन चार्ज डेंसिटी। हाँ प्लेन नहीं बोलते, उसको सरफेस बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज। इस ये कैसे हेल्प करेगा वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको क्या मैंने क्या डिस्क्राइब किया, नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ठीक है, यस सर। तो आगे से हम लोग ऐसे देखेंगे कि देखो, मान लो कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट ए है, और ऑब्जेक्ट ए है मतलब आप ऐसे समझेंगे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। ठीक है, अगर हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, किस टाइप का हो सकता है, कैसा भी हो सकता है,
हो सकता है कि चार्ज एक लाइन पे ही एग्जिस्ट करे, या एक सरफेस पे एग्जिस्ट करे, या पूरे वॉल्यूम के ऊपर एग्जिस्ट करे। ठीक है, कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो वो अगर मान लो कि एरिया पे हो जाएगा तो सरफेस बोल देंगे, लाइन पे होगा तो लीनियर बोल देंगे। ठीक है, और अगर वॉल्यूम पे होगा तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहेंगे। ठीक है, और उसका हम देखेंगे कि कैसे। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे पास जो सिस्टम है, यानी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके जो एलिमेंट होंगे वो कैसे बिहेव करेंगे, वो तभी उसको समझ सकते हैं। जैसे कि हम पहले समझे कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस टाइप का है। अभी तक का हम जो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे वो क्या होता था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा फील होता था, ऐसा फील होता था कि एक पॉइंट पे आके चिपक गया है, पूरा चार्ज जो है वो एक पॉइंट पे आके चला गया है, तो उसको क्या कहते थे, पॉइंट चार्ज कहते थे। अब पूरा चार्ज एक पॉइंट पे ही नहीं एग्जिस्ट करेगा, अब कुछ जगहों पे कुछ नंबर ऑफ पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करेंगे। जब कुछ नंबर ऑफ पॉइंट पे एग्जिस्ट करेंगे तो किस टाइप के वो पॉइंट्स होंगे, क्या वो पॉइंट सिर्फ एक लाइन पे या किसी एक कर्व पे एग्जिस्ट कर जा रहे हैं। हो सकता है कि ऐसा भी हो, ऐसा नहीं हो कि लीनियर मतलब सिर्फ एक लाइन हो, ऐसा भी तो हो सकता है आपने कोई चेन बनाई जो फ्लेक्सिबल है, एक थ्रेड है, एक थ्रेड को आपने चार्ज कर दिया, आपने हेयर को चार्ज किया, राइट। अब आपका हेयर ऐसे था शेप, अब ऐसा हो गया, टर्न हो गया। अब ये भी तो एक मतलब इसका अर्थ क्या है कि मैं कभी भी कहूं, कोई भी चार्ज को कहूं तो इसी लाइन पे तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, लीनियर डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लेकिन अगर मान लो कि ये पूरे एक क्या करे, वॉल्यूम पे एग्जिस्ट करे, ऐसा भी हो सकता है कि वो जो पॉइंट्स है, अब देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये सब कैसे है, ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि पॉइंट चार्ज पार्टिकल है अपने अंदर कंटेन किए हुए। अब ये पॉइंट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ना कि सिर्फ एक लाइन उसको एग्जिस्ट कर रहा है सिर्फ उसको एक्सप्लेन करने के लिए। समझ में आ गया। तो चार्ज Yes, sir. डिस्ट्रीब्यूशन हम आगे पढ़ के रखना। ठीक है, अब हम आगे जो क्वेश्चंस करने जाएंगे, सेम चीज अगर ऐसे मान लो कि पी पे पूछेगा कि अगर पी पे हमें फील्ड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अब देखेंगे हम कैसे डीक्यू लेते हैं। ठीक है, तो इसका आगे वाला चीज मैं आगे पढ़ाऊंगा क्योंकि इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना मेरे से। कोई Yes, डाउट है sir. क्या, कोई डाउट है किसी को? No, sir. कोई डाउट नहीं है, सारा कुछ No. समझ में आ गया। Yes, sir. एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो बेटा आप लोग। ठीक है, जो भी आप लोग हो सीरियसली हो तो क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, तब आपको जाके हेल्प करता है। देखो आप लोग को बहुत चीज मालूम है, बस आपने क्वेश्चंस किए नहीं, इस कारण से आपको कंफ्यूजन है। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, चलो बेटा, ये आज क्लास एंड यहीं पे करते हैं, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मंडे से। Yes, sir. चलो गुड नाइट, और अच्छे से ख्याल रखना अपना। ठीक है बेटा, Yes, sir. Thank you, sir. थैंक यू बेटा, चलो गुड नाइट, बाय Bye, sir. बाय।